सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है और अभी जो है वो डेट के बारे में नहीं बताया गया है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी जल्दी अब एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है वो कमीशन के लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हो सकता है इसमें जो कई एग्जामिनेशन जो सेंटर होते हैं वो भी इसके जो है वो घेरे में आ जाएं। तो भी इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ऊपर से वेदर कंडीशन भी है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। तो हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस है कि मार्च में आपका जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। इसी चीज़ को साथ लेकर और जो हुआ है पिछले एक दो दिन में उनको एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को हम दोबारा शुरू करते हैं और MS एक्सेस टॉपिक के ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट ला दिए हैं। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमने कवर कर दिए हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक बेहतरीन कंटेंट लाने की हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो विदाउट फॉर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो आपका क्या है? नेटवर्क डाटाबेस मॉडल है, RDBMS है, ORDBMS है या OODBMS है? तो जी हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो हमारा जो है RDBMS है, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा टेबल्स के बारे में जब हम बात की जाती है तो RDBMS हमारा वो बन जाता है। तो ये क्या है हमारा RDBMS, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कौन सा जो है वो इनका प्रकार नहीं है? मैक्रोज बिल्कुल हाँ देखने को मिलता है हमें, मैक्रोज हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखने को मिलते हैं। टेबल्स भी जो है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या RDBMS में देखने को मिलते हैं। परंतु जो वर्कशीट होती है वो है हमारा पार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो वर्कशीट विल बी राइट वंसन। रेस्ट ऑफ द केसेस में अगर बात की जाए मैक्रोज, मॉड्यूल्स और टेबल, ये सभी हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भाई मैक्रोज आखिरकार हमारे दिखते कहाँ हैं। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है वो इंटरफेस हमें दिखाई देता है। वहाँ पर हमने क्या करना है कि क्रिएट के ऊपर हमने ऑप्शन क्लिक करना है। क्रिएट का जब हम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें जो है वो मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्रिएट के अंदर आपने जाना है और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कि जो मैक्रोज का ऑप्शन है वो कहाँ पर आपका हाइड किया होता है। तो मैक्रोज जो होता है वो आपका क्रिएट के ऊपर स्टोर होता है। क्रिएट को जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो है वो मैक्रोज देखने को मिलेगा। और देखिए इसके साथ ही आपको क्या देखने को मिल रहा है? मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था। दो ऑप्शन आपके कवर हो गए, मैक्रोज और मॉड्यूल्स। यहाँ पे तो मॉड्यूल्स भी आपको जो है वो क्रिएट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टेबल्स होते हैं ये आपका टेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही टेम्पलेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, क्वेरीज देखने को मिल जाती है, जो कि इंस्ट्रक्शंस होती है। अगर हमने डाटा को फैच करना है, फिल्टर करना है, हमने डाटा को एक्सेस करना है तो क्वेरीज का उपयोग किया जाता है। फॉर्म्स की बात की जाती है, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म, फ्रॉम विजार्ड, नेविगेशन और मोर फॉर्म्स। रिपोर्ट की बात यहाँ पर की जाती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को दिखाती है। और उसके बाद मैक्रोस एंड कोड्स की बात की जाती है। अब मैक्रोस को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि भैया मैक्रोस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए जब हम मैक्रोस में क्या करते हैं कि जब डिज़ाइन के अंदर हम जाते हैं, क्रिएट के अंदर जब हम जाते हैं तो क्रिएट के अंदर जाके हमें जो है वो मैक्रो टूल मिलता है। क्रिएट हम करेंगे तो वहाँ पर जो है मैक्रो टूल मिल जाता है। मैक्रो टूल के अंदर हम कुछ इस प्रकार का जो है वो परफॉर्मा या फॉर्म्स जो है हमने भरना होता है। सपोज़ कीजिए कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या हम एक बड़े ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं और हमने अपने सामान की डिलीवरी लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। वहाँ पर टेबल को क्रिएट करेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि हमने ये टेबल इतनी क्वांटिटी में लेना है। सपोज़ कीजिए हमने जो अमूल के पैकेट्स हैं वो 4 लेने हैं, आज 5 लेने हैं। उसके बाद हम एक और लिख लेते हैं कि इसके बाद हमने जो अमूल बटर है वो 6 पैकेट लेने हैं। तो इसलिए क्या होगा कि हमारे पास सपोज कीजिए 8 से 10 लिस्ट जो हैं वो बन जाती है, 12 से 15 लिस्ट जो है वो सामान की बन जाती है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो उन लिस्ट को अलग अलग नहीं लिखेंगे कि यार क्वांटिटी कितनी लेनी है और लिस्ट में नाम कितना होगा, ये कितना होगा। हमें जो है वो उनमें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम क्या करेंगे कि मैक्रोस के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर हमें इस तरीके का जो है वो फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर हम क्या लेंगे? फॉर्म का नाम। तो फॉर्म हमने किससे रिलेटेड लेना है? ग्रोसरी से रिलेटेड लेना है। व्यू किस में करेंगे?
फॉर्म की फॉर्म में करने की हमने क्या करना है कि एक फॉर्म बनाना है, एक टेबल बनाना है किसके रिगार्डिंग, ग्रोसरी की शॉप्स के रिगार्डिंग। उसके बाद फिल्टर का नेम क्या कर रहे हैं, तो फिल्टर यहाँ लिखा जाएगा क्वांटिटी, किस तरह की हमने क्वांटिटी रखनी है, हमें केजेस में रखनी है, हमने पैकेट्स के हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। उसके बाद डाटा का मोड किस तरह का होना चाहिए, जो हमारा डाटा आ जाए लास्ट में, या फिर हम जो टोटल करें डाटा मोड करें वो हमारा केजेस में हो या पैकेट्स में हो। उसके बाद विंडो मोड, जो विंडो मोड है हमारा किस तरीके से खुलना चाहिए, यानी कि जो हमारा डाटा का स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से आएगा। जब इनके ऊपर हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे तो हमें कुछ टेबल देखने को मिलेगा, हमें इस तरह का एक टेबल देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पर कि उन ग्रोसरी जितने भी हमने लिस्ट बनाई है उन लिस्ट का नाम और उनकी क्वांटिटी आगे मेंशन की जाएगी विद डिटेल। तो इस प्रकार हमारा जो है मैक्रो काम करता है। मैक्रो का बेसिक कार्य क्या होता है कि ये जो हमारे डेली रूटीन के लेंथी वर्क होता है उनको जो है वो ईजिएस्ट वे में कन्वर्ट करने का काम हमारा किसका करता है, मैक्रो का किया जाता है। अब यहाँ पर मैक्रो की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की साइड से उठाई है। A macro in Access is a tool that's allow you to automate task and add functionality to your form reports and control। तो ये करता है कि ऑटोमेटिकली हमें जो है वो परफॉर्मा या फॉर्म बना के दे देगा, हमें जो है वो इंडिविजुअल जाके वहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा कि भाई इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसके आगे केजीज लगाना है, इसके आगे किलोज लगाना है। अब सपोज कीजिए आप शॉप में जा रहे हो और आपने वहाँ पर जो है वो वेजिटेबल्स खरीदनी है, तो वहाँ पर आप खुद डिसाइड करोगे मैक्रो के अंदर लगा के, फंक्शन के अंदर लगा के कि भाई मुझे केजीज में डिसाइड करनी है कि दर्जन में, डजन में डिसाइड करनी है। तो आपको जब वो क्वांटिटी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप मैक्रो का टेबल बनाओगे तो आपको खाली वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं और आपको क्वांटिटी सेट कर देनी है केजीज में या डजन में। तो ऑटोमेटिकली वो केजी और डजन में उसे कन्वर्ट कर देगा। अगर आप डजन में भी लिख रहे हो तो वो भी उसके बाद केजीज में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम होता है हमारा मैक्रो का। इसका क्या होता है, बेसिकली जो हमारे डेली बेसिस के काम होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस के बहुत लेंथी काम होते हैं, उनको जो है वो ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट कर देता है इजिएस्ट वे में। तो ये हमारा जो मैक्रो का काम होता है। इसके साथ ही रिपीटेटिव जो हमारे टास्क होते हैं डेली बेसिस पर, जो हम रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं उनको भी कार्य करने के लिए हमारा जो मैक्रो काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। एक डाटा फील्ड के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है उसका सबसेट को क्या कहा जाता है, तो जो सबसेट ऑफ डाटा फील्ड इन अ नंबर ऑफ सबसेट करेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। तो इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डाटा स्ट्रिंग। जो सबसेट का हमारा करेक्टर्स का जो हमारा सबसेट होता है डाटा फील्ड के अंदर वो हमारा होता है डाटा स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेस डैश टू क्विट द एम एस एक्सेस। अगर हमने एम एस एक्सेस को जो क्विट करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। देखिए, अगर हम एम एस एक्सेस के अंदर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हमने उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो हम कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किया जाएगा किसको, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। परंतु अगर हमने एप्लीकेशन को ही क्विट कर देना है तो उसके लिए जो है वो अल्टरनेट प्लस F4 का उपयोग होगा। तो अल्टरनेट प्लस F4 का उपयोग किया जाएगा अगर हमने जो है वो एक्सेस को ही क्विट कर देना है। पेज को देखिए, पेज को क्विट करने के लिए, पेज को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए, क्विट करने के लिए कंट्रोल प्लस F4, परंतु एप्लीकेशन को ही, सॉफ्टवेयर को ही क्विट करने के लिए अल्टरनेट प्लस F4 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इनेबल्स द यूजर टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट नंबर्स इन अ सीक्वेंशियल और रैंडम नंबर। अगर हमने क्या करना है कि यूज़र क्या चाहता है कि जो हमारे नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएं, चाहे वो सीक्वेंशियल में हो या फिर वो रैंडम नंबर में हो, तो हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, किस डाटा टाइप का उपयोग करेंगे, तो हम वहाँ पर जो है वो ऑटो नंबर का उपयोग किया जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं कि एक तो ये सब जितने भी है हमारे OLE ऑब्जेक्ट है, हाइपर लिंक है, लुकअप विजार्ड है, ऑटो नंबर है, ये सब क्या है हमारे डाटा टाइप के टाइप हैं एम एस एक्सेस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एम एस एक्सेस के अंदर जो डाटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर निकल कर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो ऑटो नंबर होता है उनके अंदर क्या हमारी सीक्वेंशियल वैल्यू होती है या रैंडम वैल्यू होती है। तो ऑटो नंबर के अंदर हमारी जो है वो दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, सीक्वेंशियल भी एज वेल एज रैंडम वैल्यूज़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म स्टाइल अवेलेबल इन द फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स। अब फॉर्म विजार्ड जो हमारा जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर हमारा जो इनमें से कौन सा है जो फॉर्म का स्टाइल नहीं है, स्टोन, स्टैंडर्ड, हाईलाइट या ब्लेंड्स। तो जो स्टोन्स होते हैं वो भी हमें फॉर्म का टाइप देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है और ब्लेंड्स भी। जो हाईलाइट्स होता है ये हमारा जो है वो कोई भी फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स का जो है वो स्टाइल अवेलेबल नहीं होता है, तो हाईलाइट विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है इन डाटाबेस टेबल द डैश कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो डाटाबेस के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी को किस नाम से जाना जाता है, टपल, फील्ड, रिकॉर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इन्हें जो वो कैटेगरी को क्या कहा जाता है भाई, कैटेगरी को जो है वो फील्ड कहा जाता है। और फील्ड का एक और नाम है, फील्ड को हम ACF से याद रखते हैं, ACF यानी कि एट्रीब्यूट, कॉलम्स और फील्ड, एट्रीब्यूट, कॉलम्स और फील्ड। तो ACF तरीके से इसे याद रखा जाएगा। इन डाटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड्स एज वेल एज एट्रीब्यूट और एज वेल एज कॉलम्स। तो इस
शॉर्टकट की से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। एट्रीब्यूट भी कहा जा सकता है, कॉलम भी कहा जा सकता है और आपका फील्ड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था कि एमएस एक्सेस के अंदर आपका इनमें से कौन सा जो है वो एक वैलिड डाटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं है। ऑटो नंबर बिल्कुल होता है, करेंसी बिल्कुल देखने को मिलती है, और मेमो जिसे कि लॉन्ग टेस्ट कहा जाता है, मेमो जिसे कि लॉन्ग टेस्ट कहा जाता है, मेमो को जो कि आपका लॉन्ग टेस्ट भी हो सकता है, तो ये भी हमारा जो है वो डाटा टाइप का एग्जाम्पल होता है। परंतु जो पिक्चर होता है हमारा वो डाटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं होता है। पिक्चर जो होता है हमारा OLE के अंदर ही आता है, OLE के अंदर ही हमारा पिक्चर आता है जिसका साइज़ होता है 2 GB। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है जी, कि किन में कौन सा जो है वो एमएस एक्सेस के डाटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो ऑटो नंबर भी है, करेंसी भी है और मेमो भी है, जिसे कि लॉन्ग टेक्स्ट कहा जाता है, मेमो को लॉन्ग टेक्स्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो सारा है डाटा टाइप के एग्जाम्पल है, परंतु पिक्चर जो है हमारा वो डाटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं है। अब एक ज़रूरी बात यहाँ मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि इन दिनों जो है वो मैंने एक पोस्ट डाला था अभी रिसेंट में, जहाँ पर मैंने बात की थी कि बहुत सारे लोग जो है वो पेपर रद्द करने की मांग करें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की, और उनमें से मुझे हैरानी होती है कि भाई कई लोगों, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे व्यूज़ थे। तो मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी इंक्वायरी करने के पक्ष में मैं बिल्कुल हूँ। पार्शलिटी देखिए किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन लोगों की मेहनत के बारे में क्या, जो तैयार कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी जो पिछले एग्जाम में उनमें टॉपर रहा हूँ। तो आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए। तो ऐसा तो है नहीं कि यार मैं नकल मार के वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो हम दोबारा बोल रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिछले 3 साल के जितने भी एग्ज़ाम निकले हैं उनमें जो टॉपर हैं, जिनके ऊपर आपको डाउट है, उन्हें बुलाया जाए, इंडिविजुअली उनकी चेकिंग की जाए, बैंक डिटेल उनकी मांगी जाए। उसमें मैं भी अपना समर्थन करता हूँ, और मैं खुद इंडिविजुअली अपने बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरे ऊपर शक है, मेरे जो है वो 939 में अच्छे नंबर, और मैंने 80 अब मेरे नंबर हैं, तो अगर किसी को मेरी चेकिंग करनी हो, इंडिविजुअली मेरी चेकिंग करनी हो, तो मैं तैयार हूँ। बैंक डिटेल मेरी चाहिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर कोई इंडिविजुअली चाहता है मेरी चेकिंग करना, क्वेश्चन पेपर की चेकिंग करनी हो, बैंक डिटेल मेरी चेकिंग करनी हो, फॉर्म्स की मेरी चेकिंग करनी हो, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। और अगर मैं 0.1% भी कहीं गिल्टी पाया जाता हूँ तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे जो है वो दोषी करार दिया जाए, और आगामी जो जॉब्स हैं या फिर भर्तियाँ हैं उनसे मुझे बेदखल किया जाए। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर किसी में गट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में इस इनिशिएटिव को उठाइए। अगर आप टॉपर्स हो प्रीवियस एग्जाम में भी, तो कमेंट बॉक्स में इस इनिशिएटिव को उठाइए कि अगर हमारी चेकिंग की जाए, हमारी बैंक डिटेल खंगाली जाए, और हमारी जो है वो फॉर्म की चेकिंग की जाए, आंसर शीट की चेकिंग की जाए, क्वेश्चन पेपर की चेकिंग की जाए। इवन तो जो एग्जामिनेशन सेंटर हम बैठते हैं वहाँ पर हमारे CCTV अगर कैमरा लोगे तो उन CCTV कैमरा तक की चेकिंग की जाए, और अगर हम दोषी होते हैं जिसमें हम टॉपर से, तो हमें जो है वो बाहर किया जाए। तो इस इनिशिएटिव को कमेंट बॉक्स में रेज़ करिए, तभी जाके बात बनेगी। और काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब चैनल है, अब मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि उन्होंने भी जो है वो इस इनिशिएटिव को उठाया। मेरी वीडियो के बाद जो मैंने लास्ट पोस्ट डाला था उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल है उन्होंने भी इस इनिशिएटिव को उठाया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी यूट्यूब हैंडल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि डाटा टाइप हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। देखिए ऑटो नंबर जो है हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि सिक्वेंशली और रैंडमली देखा जाता है। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट है, आपके लॉन्ग टेस्ट है, जिसे कि मेमो के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉन्ग टेस्ट है आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसे जो है वो मेमो के नाम से जाना जाता है। नंबर्स आपको मिलेंगे, लार्ज नंबर आपको मिलेंगे, डेट और टाइम मिलेगा, डेट टाइम एक्सटेंडेड मिलेगा, करेंसी मिलेगा, ऑटो नंबर दोबारा आपको देखने को मिल चुका है यहाँ पर क्योंकि इसी ऊपर सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद येस नो मिलेगा, OLE ऑब्जेक्ट मिलेंगे, हाइपर लिंक मिलेगा, अटैचमेंट मिलेगा, कैलकुलेटेड मिलेगा जिसका कि साइज़ होता है रीड ओनली। खाली कैलकुलेटेड ही एक ऐसी हमारे पास डाटा टाइप होता है जिसका साइज़ होता है रीड ओनली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो कैलकुलेटेड होता है उसका साइज़ कितना होता है, तो उसका साइज़ होता है रीड ओनली। उसके बाद लुकअप विजार्ड मिलेगा, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 110% है। ये सभी आपके जो है वो डाटा टाइप के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम डाटा टाइप को एक बारी जान लेते हैं कि इनका आखिरकार मतलब क्या होता है। शॉर्ट टेक्स्ट की बात की जाती है, शॉर्ट टेक्स्ट जिसे कि फॉर्मली टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आते हैं आपके बारे में, नाम भी आ सकते हैं, टाइटल भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है यानी कि अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं, और नंबर भी इसमें जो है वो हो सकते हैं। इसमें जो होता है अप टू 255 कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टेस्ट की बात की जाए, जिससे कि मैं आपको बता रहा था बार बार कि मेमो भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने कि जो मेमो डाटा टाइप होता है उसका अलग नाम क्या है। तो मेमो को जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या होता है यूजेज की लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करता है। और इसके साथ ही द मेमो डाटा टाइप इज़ नाउ कॉल्ड लॉन्ग टेस्ट। और जो मेमो है उसे जो है अब वो लॉन्ग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अप टू अबाउट 1 गीगाबाइट तो 1 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। और टेक्स्ट आर लिमिटेड टू फर्स्ट 64,000 कैरेक्टर, और 64,000 कैरेक्टर तक के जो इसके हैं वो स्टोर कर सकता है। उसके बाद नंबर्स की बात की जाए तो न्यूमेरिक डाटा इसके अंदर होता है, और 2
1, 2, 4, 8 और 16 बाइट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता रहता है। याद कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा कहीं। क्वेश्चन 110% यहाँ से निकल कर आता है। लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन निकल कर आया था आपके बारे कैलकुलेटर के बारे में कि जो कैलकुलेटेड होता है उसका डाटा साइज़ कितना होता है 939 में, तो वहाँ पर पूछा गया तो उसका साइज़ होता है रीड ओनली। तो यहाँ से 110% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद ही अगर हम अगले बात करें तो लार्ज नंबर की बात करें, तो लार्ज नंबर में आपका न्यूमेरिक डाटा आता है। 8 बाइट्स इसकी जो है वो साइज़ होता है। डेट एंड टाइम की बात की जाए तो 8 बाइट्स जो है वो डेट एंड टाइम का भी साइज़ होता है। डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड की बात की जाए तो एनकोडेड स्ट्रिंग 42 बाइट्स की आपकी जो है वो उसकी एनकोडेड स्ट्रिंग रहती है, जिसमें कि डेट टाइम और एक्सटेंडेड डाटा टाइप हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद करेंसी की बात की जाए तो मॉनेटरी डाटा इसके अंदर स्टोर होता है विद इन 4 डेसिमल प्लेसेस, और 8 बाइट का ये हमारा जो है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें ऑटो नंबर की, तो यूनिक वैल्यू इसके अंदर होती है। ऑटोमेटिक नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है। इसमें जो है वो आपका सीक्वेंशली भी होता है, रैंडम भी होता है। 4 बाइट्स यानी कि 16 बाइट्स फॉर रेप्लिकेशन आईडी। 4 बाइट्स का ये होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी के आईडी को बताना हो तो वहाँ पर 16 बाइट्स का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। येस और नो की बात की जाए तो बूलियन एक्सप्रेशन वो ये दिखाता है 1 बाइट के अंदर। येस नो बूलियन एक्सप्रेशन को दिखाएगा। येस और नो भी हो सकता है और ऑफ और ऑन भी हो सकता है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को आपका दिखाएगा। ट्रू होगी तो येस होगा, फॉल्स होगी तो नो होगा। ट्रू वैल्यू होगी तो ऑन होगा और फॉल्स होगी तो आपका ऑफ होगा। 1 बाइट ऑफ डाटा इसका स्टोर करता है। उसके बाद OLE ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। तो OLE ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अप टू 2 GB ऑफ डाटा जो है वो स्टोर की जा सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर्स भी आपकी हो सकती है, मूवीज़ भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकती हैं और साउंड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। हाइपरलिंक की बात की जाए तो 81-92 करैक्टर आपके इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। ईच पार्ट ऑफ हाइपरलिंक डाटा कैन बी कंटेंट अप टू 2048 कैरेक्टर्स। तो जो आपका हाइपरलिंक का जो आपका एड्रेस आता है उसका साइज़ कितना होता है, अप टू 8192। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो आता है अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट भी आपके जो है वो 2 GB के हो सकते हैं। अटैचमेंट आपके जो है वो 2 GB के हो सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो पिक्चर्स को इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ जैसे यहाँ पर दिया गया डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, स्प्रेडशीट, चार्ट्स। और ईच अटैचमेंट फील्ड कैन कंटेन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटैचमेंट्स। तो एक अटैचमेंट के अंदर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटैचमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो जब तक कि उसका साइज़ जो है वो 2 GB तक नहीं पहुँच जाए। इसके बाद कैलकुलेटर आपका आता है। तो कैलकुलेटर में जो आपकी वैल्यू होती है वो खाली होती है रीड ओनली। इस चीज़ को याद रखिए। लास्ट 939 के एग्जाम में पूछा गया था कि कैलकुलेटर की आपकी साइज़ क्या रहेगा, तो इसका साइज़ रहेगा रीड ओनली। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप के एग्जाम्पल और साइज थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप स्टोर्स टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जो स्टोर करेगा टेक्स्ट को और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर के टेक्स्ट को जो स्टोर करेगा। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ OLE की बात की जाएगी, तो वहाँ पर जो आपको वीडियो ग्राफ्स वगैरह सेंड किए जाएंगे। करेंसी में करेंसी आएगी, नंबर्स में आपके खाली नंबर आएंगे। परंतु टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर की बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेस ऑटो नंबर्स डाटा कैन टाइप। तो ऑटो नंबर जो आपका डाटा होता है वो क्या आपका स्टोर करके रखता है। इट कैन बी सीक्वेंशियल, इट कैन बी रैंडम, ओनली 1 and 2 कैन बी एडिटेड। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर बताना है कि जो ऑटो नंबर होता है हमारा वो किस प्रकार का डाटा स्टोर करने की क्षमता रखता है। सीक्वेंशियल करेगा, रैंडम करेगा या दोनों को करेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। 2 बारी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है अनलाइक दैट डाटा टाइप दिस कैन स्टोर अप टू ऑफ मैक्सिमम 65,535 कैरेक्टर्स, यानी कि 65,535 कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। ये कौन सा ऐसा हमारे पास डाटा टाइप हो जाता है। डेट एंड टाइम, नंबर्स होगा, मेमो हो या ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो ये होगा हमारा मेमो, जिसे कि किस नाम से और जाना जाता है। मेमो को जो है वो लॉन्ग नंबर्स या लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, मेमो का दूसरा नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो इन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। तो रो को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अपाचे एक बाइक आई थी। याद करने का तरीका क्या है कि अपाचे एक बाइक आई थी और उसके जो वर्जन थे उनको किस में देखा जाता था, RTR में। RTR 100, RTR 200। अपाचे जो बाइक आई थी उसके आगे लिखा जाता था RTR 100, 200, 300। तो उस RTR को अपाचे से ले लीजिए। R से आपका रो बन गया, T से आपका टपल बन गया और R से आपका क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया। यहाँ से देखिए समझना कितना आसान हो गया। रो, टपल और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यहाँ पे तो रो, रिकॉर्ड विल बी राइट वन। चीज़ों को जब वो कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। अपने डेली रोज़मर्रा की जो सामने चीज़ें दिखती हैं उनको एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल की तरह उठाइए और कंप्यूटर को चुटकी बजा के साइड कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो वो 80+ स्कोर कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बाद में बोला जाता है कि भैया चीटिंग की है, टॉपर्स ने चीटिंग किया, एग्ज़ाम रद्द कराओ। 80+ किसके ऐसे नंबर आ सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या किसी ने कभी सोचा था कि इस तरीके से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब कॉलम्स की अगर बात की जाती है तो ACF पोस्ट होती है हमारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ACF पोस्ट होती है। वहाँ से उठा लीजिए। A से आपका एट्रीब्यूट बन जाएगा, C से आपका कॉलम और F से फील्ड। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्यों नहीं आएंगे 80+ नंबर।
80 तो कम है भाई, 90 से ऊपर नंबर आ सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, थोड़ा दिमाग का उपयोग करेंगे और रोज़मर्रा की जरूरत से एग्जाम्पल उठाकर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर टाइम इन एम एस एक्सेस। अगर आपने टाइम को स्टोर करना है तो अप्रोप्रिएट डाटा टाइप कौन सा होगा भैया? टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड, बिल्कुल नहीं टाइम को स्टोर किया जा सकता है। टाइम ओनली, टाइम और डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम विल बी राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जो हमारा टेक्स्ट को स्टोर करता है और टेक्स्ट और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को स्टोर करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, टेक्स्ट जो है हमारा वो टेक्स्ट को भी स्टोर करेगा और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसके? टेक्स्ट और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को भी जो है वो स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर किसके ऊपर सही जाएगा? तो टेक्स्ट विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स पर्टेनिंग वन एंटिटी। तो डैश इज अ collection of data items of all the fields pertaining to one entity, यानी कि ऐसी कौन सी हमारा कलेक्शन है, किसका डाटा आइटम का कलेक्शन है जो कि एक फील्ड्स की पर्टेनिंग वन एंटिटी को दिखाता है। इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यहाँ पर होती है जो कि हमारे फील्ड्स और पर्टेनिंग डाटा की वन एंटिटी को दिखाया करती है। रिपोर्ट्स हमारी क्या होती है? जो कलेक्शन हो, किसका कलेक्शन है? डाटा आइटम्स का है, जो हर एक फील्ड की पर्टेनिंग एक एक एंटिटी को मिलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा फॉर इजियर एनालिसिस फॉर योर डाटा, इट कैलकुलेट्स द सम। अब आपको बताने कि ये जो है आपका कैलकुलेट करने के काम आता है या फिर रिस्ट्रक्चर करने के जो है वो डाटा को काम आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रॉस टैब। क्रॉस टैब जो होता है हमारा वो डाटा को कैलकुलेट करने के काम आ जाता है, रिस्ट्रक्चर बनाने के, डाटा को रिस्ट्रक्चर करने के काम आ जाता है और आपका जो डाटा है उसे ईजिलीस्ट वे में एनालाइज करने के लिए काम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ व्यू टू क्रिएट अ टेबल इन एम एस एक्सेस। आपने एम एस एक्सेस के अंदर जो है वो टेबल क्रिएट करना है, तो इनमें से जो है वो कौन सा एक व्यू नहीं है जो कि आपका टेबल को क्रिएट करेगा? पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू, डाटाबेस व्यू, डिज़ाइन व्यू एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू। पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू विल बी राइट वन। इसके अलावा जो आपके डाटाबेस व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू होता है, ये आपका जो है वो क्रिएट करने के लिए टेबल्स को एक्सेस में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टू चूज फ्रॉम। अगर आपने जो है वो वैल्यूज़ को क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, तो आप किसका उपयोग यहाँ पर करोगे? आईडी, हाइपर लिंक, लुकअप विजार्ड या क्लिपबोर्ड ऑब्जेक्ट। तो आप जो है यहाँ पर लुकअप विजार्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस एक्सेस हाइपर लिंक डाटा टाइप कैन बी स्टोर। जो आपका हाइपर लिंक होता है वो क्या स्टोर कर सकता है? वेब एड्रेस को, ईमेल एड्रेस को, पाथ ऑफ फाइल को, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो वेब एड्रेस और पाथ ऑफ द फाइल जो होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं, ईमेल एड्रेस, इन तीनों को जो है आपका वो स्टोर कर सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव। आपने मुझे बताया जो हाइपर लिंक होता है या अटैचमेंट होती है OLE होता है, उसका जो है वो डाटा साइज कितना रहता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट टू व्यू, चेंज एंड एनालाइज डाटा इन डिफरेंट वेज। तो ये हमारा डाटा बेस का एक ऑब्जेक्ट का टाइप है जो कि हमारा डाटाबेस को व्यू करता है, चेंज करता है और एनालाइज करता है। तो किसकी सहायता से हम ये सब करते हैं? अपनी दूसरी या तीसरी स्लाइड में जब मैं आपको जो है वो किसके बारे में, जब मैं आपको जो है वो डाटाबेस के बारे में समझा रहा था, डाटा टाइप के बारे में समझा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको क्वेरी फंक्शन के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि क्वेरी का उपयोग डाटा को फिल्टर करने में किया जाता है, चेंज करने के लिए किया जाता है, एनालाइज करने के लिए आपको किया जाता है, व्यू करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बटन हेल्प्स टू सर्च क्विकली फॉर एवरी occurrence ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। तो इनमें से कौन सा जो बटन है उसका उपयोग किया जा सकता है किसी चीज़ को या किसी स्पेसिफिक वैल्यू या वर्ड्स को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए या सर्च करने के लिए? तो जो है हमारा फाइंड ऑप्शन है उसका यहाँ पर जो है वो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन एक्सेस दिस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन द क्वेरी। और ये हमारा जो है वो कैलकुलेशन, अगर क्वेरी के अंदर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट दिखाता है, या ऐसा कौन सा हमारा जो है वो फंक्शन है या ऐसा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलकुलेटेड फील्ड जो होगी हमारी, जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी है क्वेरी की सहायता से, उन सब का रिजल्ट हमें दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है डाटा आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पस आर कॉल्ड। स्टोरेज पर्पस के लिए अगर हमने किसी डाटा आइटम है उनको स्टोर किया है, उन्हें इकट्ठे रखा है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? रिकॉर्ड, लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर आपका टाइटल? इसका जो है वो रिकॉर्ड उसे कहा जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर डाटा आइटम को एक जगह स्टोर करके रखा है तो उसे जो है वो क्या कहा जाएगा? रिकॉर्ड कहा जाएगा। अगर हम याद रखने का क्या तरीका भैया, हम अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर फाइल्स पड़ी होती हैं और फाइल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है जिसे एक अलमारी में रख दिया जाता है। तो जब हम जाते हैं अक्सर तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस अलमारी में इस व्यक्ति का डाटा
रिकॉर्ड है या इस व्यक्ति का रिकॉर्ड जो है वो रखा गया है संभाल के फाइल्स की फॉर्म में। तो बेसिकली वो रिकॉर्ड होता है, परंतु रिकॉर्ड क्या होता है, उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर डाटा होता है, उसे एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है, फायरफॉक्स, MS एक्सेस, पावरपॉइंट या MS वर्ड। तो MS एक्सेस जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको जो है वो इसका आंसर पता था, मुझे मालूम है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू यू कैंट चेंज द टेबल डाटा, इनमें से ऐसा कौन सा वो है जिनके अंदर आप डाटा का जो टेबल है उसे जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो, पाइवट टेबल व्यू, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू या बोथ ऑफ द अबव। तो आपको जो होता है डिज़ाइन व्यू है, उसके अंदर आप डाटा के जो टेबल को है, वो डाटा की आपने जो है वो टेबल है उसके अंदर का जो डाटा है उसे जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो। MS एक्सेस के अंदर आपने कोई टेबल इंक्लूड किया है, उस टेबल के अंदर जो आपने डाटा लिखा है उनको जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। डाटा शीट व्यू है, पाइवट टेबल व्यू है, इन सब की साथ साथ आप जो है उस डाटा को चेंज कर सकते हो, परंतु जो आपका डिज़ाइन व्यू है उसके साथ साथ आप डाटा के टेबल को या फिर टेबल का जो डाटा है उसे चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर्स इन MS एक्सेस, पिक्चर को आपने स्टोर करना है तो आप किसका जो है वो डाटा टाइप का एग्जाम्पल या फिर डाटा टाइप के किस डाटा स्ट्रक्चर का या डाटा टाइप का उपयोग किया जाएगा MS एक्सेस के अंदर। पिक्चर्स को उपयोग करेंगे, मेमो को उपयोग करेंगे, OLE या फिर पिक्चर कैंट बी स्टोर। तो पिक्चर जो है वो स्टोर रहती है, मेमो क्या करता है, लॉन्ग टेक्स्ट को स्टोर करके रखता है, पिक्चर नाम का कोई डाटाबेस नहीं होता है या डाटा टाइप नहीं होता है। OLE जिसकी 2 GB आपकी साइज़ होती है, तो OLE के अंदर हम जो है वो पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डाटाबेस, अब एक डाटाबेस के अंदर आपका क्या नाम जो है वो बिल्कुल यूनिक हो सकता है, कैरेक्टर, टेबल, रिकॉर्ड, या फिर जो टेबल का नेम होता है हमेशा डाटाबेस के अंदर वो जो है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी सेम टेबल की किसी सेम डाटा के अंदर किसी सेम टेबल को स्टोर करके रखते हो तो वो आपका स्टोर ही नहीं होगा। आपको जो है वो उसे, अगर आप सपोज कीजिए आपने टेबल है आपके पास डाटा के बेस के अंदर, आपने डाटाबेस के अंदर टेबल बनाया है, तो आपके अंदर अगर एक टेबल का नाम आपने जो है वो XYZ लिख लिया है और दूसरे टेबल का नाम भी अगर आप XYZ के नाम से लिखोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि या तो आप इसे डिफरेंट नाम से जो है वो सेव कीजिए या फिर जो फर्स्ट वाला है वो रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा। तो टेबल का होता है वहाँ पर हर एक टेबल का यूनिक नेम आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू साइकिल बिटवीन ओपन विंडोज़, डाटाबेस के अंदर आपके पास अगर ओपन विंडोज़ खुली है उनके बीच में आपको सर्कुलेशन करना है, साइकिल करना है, उनके बीच में आपको हेरा फेरी करनी है, उनके बीच में आपको जो है वो नेविगेशन करना है, उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल के साथ F6 ऑप्शन होता है हमारा, इसका उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन्स मैक्सिमम करेक्टर ऑफ, जो हमारा टेक्स्ट डाटा टाइप होता है वो कितने मैक्सिमम करेक्टर को कंटेन कर सकता है, तो 255 जो हमारे करेक्टर होते हैं उसको जो है हमारा MS एक्सेस का डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो कंट्रोल जो है वो स्टोर करके रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, टू रीनेम अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट प्रेस, अगर हमने किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का रीनेम करना है, उसे उसका नामकरण दोबारा करना है या पुनर्नामकरण उसका करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है हम वो ऑप्शन दबाएंगे, ऑप्शन नंबर A यानी कि F2 के द्वारा हमारा जो है वो उस डाटा टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका रीनेम हो जाएगा या फिर पुनर्नामकरण हो जाएगा। देखिए फंक्शन कीज जितनी भी होती हैं, फंक्शन कीज से क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ सिस्टम या फिर कंप्यूटर। तो अगर देखिए आपके पास ऑप्शन में 12 हो तो ऑप्शन में आपका जो है वो 12 सही आंसर होगा, परंतु यदि 12 और 13 आपके पास दिया गया हो तो वैलिड आंसर आपका 13 होगा, क्योंकि बहुत से ऐसी सिस्टम होते हैं, हमारे लैपटॉप्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं जिनमें कि FN भी जो होता है वो फंक्शन की होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, ऐसी कौन सी की है जो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड को अलग से आइडेंटिफाई करती है, तो प्राइमरी की जो है हमारी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को। प्राइमरी कीज़ या फिर हमारी कैंडिडेट की होगी, सुपर की होगी, इन कीज से हमारा जो है वो फॉरेन की होगी, इन कीज से आपके जो है वो क्वेश्चन 110% आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कवर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इन सभी कीज़ के कॉन्सेप्ट को हम अलग से कवर करें, एक एक की अलग अलग वीडियो बनाई जाए जो कि 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, अगर उससे आप समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की होगी, सुपर की होगी या जो आपकी फॉरेन की होगी, इनके कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से समझाएंगे। इसके साथ ही आपके जो आपके फंक्शंस हो गए, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस होगी, एंटिटी होगी, एट्रीब्यूट्स हो गए, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी अगर आपको पता करना है तो बहुत शॉर्ट वीडियो इसके बारे में बनेगी 10 से 5 मिनट की। अगर आप चाहते हो कि इनके बारे में अलग से डिस्कस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। प्राइमरी की के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आखिरकार होती क्या है। अब प्राइमरी की इज़ अ स्पेशल रिलेशनल डाटाबेस कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक और एक से ज़्यादा कॉलम के बीच में भी की जा सकती है।
डेजिग्नेटेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टेबल रिकॉर्ड्स। तो ये क्या की जाती है कि हर एक टेबल के रिकॉर्ड को अलग से अगर हम आइडेंटिफाई कर सके उसके लिए हमारा जो प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राइमरी कीज मेन फीचर, प्राइमरी की के मेन फीचर क्या है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। इट मस्ट कंटेन अ यूनिक और ईच रो और डाटा। तो ये जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, हर एक रो डाटा के लिए एक प्राइमरी की आपकी अलग से होगी। इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, तो जो आपकी प्राइमरी की होती है आपकी वो नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती, ना मतलब जीरो वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू को जो है वो कंटेन नहीं करती है। नेक्स्ट है कि अ प्राइमरी की इज एदर एन एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम और अ कॉलम दैट इज स्पेसिफिकली जनरेटेड बाय द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड सीक्वेंस। तो आपकी जो है वो जो प्राइमरी की होती है एग्जिस्टिंग टेबल में हो सकती है, या फिर जो उस टेबल के थ्रू या फिर टेबल से कोई और डाटा आपका बना है या उस डाटाबेस से आपका कोई और टेबल बनाए तो उसमें हो सकते हैं। तो प्राइमरी की जो है आपकी ये जो है आपके तीन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो क्या कि ये आपकी जो होती है हमेशा यूनिक वैल्यू को कंटेन करेगी, और कोई भी जो प्राइमरी की होगी या फिर टेबल होगा उसके अंदर प्राइमरी की बना रहे हो उसकी जो है वो वैल्यू नल नहीं होगी। इसके साथ ही ये जो है वो आपकी या तो एग्जिस्टिंग टेबल में होगी या फिर अगर आप कोई डाटाबेस से टेबल बना रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल की सहायता से, चार्ट की सहायता से एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये आपका जो प्राइमरी की है, अब यहाँ पर जो है वो देखिए रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, एज दिया गया है और जीपीए यहाँ पर दिया गया है, या जीपीए यानी कि स्कोर जो है वो उनका दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर जो है वो जीपीए दिया जाता है। अब तो जब वो रूसा सिस्टम जो आया था उसमें भी जो है वो जीपीए को दिया गया था। तो रोल नंबर आप देखिए यहाँ पर कि 1 2 3 4, अगर रोल नंबर की जगह आपकी आईडी होती तो आईडी भी आपकी प्राइमरी की होती। अब यहाँ पर जो है वो रोल नंबर को ही प्राइमरी की क्यों लिखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए आपका एक रोल नंबर के ऊपर एक ही व्यक्ति आपका जो है वो इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही रोल नंबर के आपके ऊपर आर्यन भी होगा, ब्रांड भी होगा और जॉन भी होगा। एक रोल नंबर है और एक रोल नंबर के अंदर आपका एक ही व्यक्ति जो है वो काउंट होता है। नेम आपका जो है प्राइमरी की क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो आर्यन है। अब आर्यन ऐसा तो नहीं है कि आर्यन इंडिविजुअल नेम है, आर्यन जो है वो एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, दो व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं, तीन व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्रांड है आपका वो एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, दो व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए आपका ब्रांड जॉन की जगह यहाँ पर जो है वो ब्रांड का नाम होता, तो जब आप ब्रांड क्लिक करते हो तो आपको दो वैल्यूज़ देखने को मिलती है, एक तो रोल नंबर 2 की और रोल नंबर 3 की। इसके साथ ही अगर एज की बात की जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया सबकी एज डिफरेंट हो। अब ब्रांड आर्यन की एज भी 21 हो सकती है और यहाँ पर जो है वो ब्रांड की एज भी 21 हो सकती है, तो यहाँ पर ये भी यूनिक नहीं हो सकती। जीपीए की बात की जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सही बंदे जो है वो सेम नंबर ले लें। हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो जीपीए यहाँ पर आर्यन जो है उसका 4 ग्रेड इसको मिले हैं, इसके 3 मिले हैं। यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि 4.3 की जगह से भी 4 मिले हों, तो जब आप 4 सर्च करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन निकल आएंगे। परंतु अगर रोल नंबर से हम सर्च करोगे तो रोल नंबर पे जो आपका है वो एक ही कैंडिडेट या एक ही व्यक्ति बैठेगा। अब सपोज कीजिए जैसे आप अपना हिमाचल जो आपका जो एग्ज़ाम है या फिर आप एग्ज़ाम देते हो, जॉब से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर रोल नंबर जो है आपके डिफरेंट होते हैं, परंतु जब आपका रिजल्ट निकल कर आता है तो उस रिजल्ट में एक ही नाम के कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे जिनके नंबर भी सेम आए, कई व्यक्ति ऐसे जिनके डीवी में नंबर सेम आए, कई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम किससे हों, सेम डिस्ट्रिक्ट से हों, सेम टाउन से हों, उनका पोस्ट कोड भी सेम हो, पिन कोड भी सेम हो, परंतु डिफरेंट क्या रहेगा, उनका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए आईडी, तो यहाँ पर आईडी क्या है, डिफरेंट है। बाकी नेम आपका देखिए यहाँ पर भी आर्या है और यहाँ पर भी आर्या है। उसके साथ ही एज की बात की जाए तो भैया आर्या की एज भी 17 है और सेरिसी की एज भी 17 है। और यहाँ पर जो आपका ब्रांड है वो पाइथन लैंग्वेज को सीख रहा है और जो सेरिसी है आपका ये भी पाइथन लैंग्वेज को सीख रहा है। तो प्राइमरी की आपका क्या दिखाता है, ये एक यूनिक वैल्यू को दिखाता है जो सबकी अलग होती है। इसी प्रकार से अगर सपोज कीजिए मेरे पास क्या रखा हुआ है, मेरे पास एक सपोज कीजिए मेरे पास राशन कार्ड है मेरा, तो राशन कार्ड के अंदर जो प्राइमरी की क्या होगी वो होगा मेरा राशन कार्ड नंबर, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दो राशन कार्ड नंबर नहीं हो सकते। ठीक है जी। उसके साथ मेरी वो प्राइमरी की क्या होगी, राशन कार्ड नंबर भी जो है मेरी प्राइमरी की के अंदर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर राशन कार्ड के अंदर मेरे 3 लोग हैं तो उन सभी का राशन कार्ड नंबर एक होगा। प्राइमरी की वहाँ पर क्या होगी, तो राशन कार्ड के साथ आधार नंबर लगा होता है, वो हमारी जो होती है वो प्राइमरी की होती है। तो आधार नंबर है हमारा जो हमारी प्राइमरी की है, हमारा वोटर आईडी नंबर है वो हमारी जो प्राइमरी की है। पर अगर कल को आपको पूछा जाए कि राशन कार्ड नंबर क्या प्राइमरी की हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि राशन कार्ड के अंदर 2 से 4 या 5 मेंबर आपके इंक्लूड होते हैं, तो सभी का राशन कार्ड नंबर एक होता है। परंतु आपका आधार कार्ड है, आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो आपकी प्राइमरी की हो जाएगी। आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, जैसे आप कमीशन का पेपर दे रहे हो, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जो है आपका वो प्राइमरी की हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो आपकी किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती वो आपकी जो है वो क्या हो सकती है, प्राइमरी की हो सकती है। तो ये थी आज आपकी छोटी सी वीडियो। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस के अंदर हमने जो है वो क्रिएट टेबल को क्रिएट करना है, तो इसमें से कौन सा जो हमारे पास मेथड सही हो जाएगा। क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड, क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल इन डाटा शीट व्यू।
तो इनमें से जो है हमारा ऑल ऑफ दी विल बी सही आंसर। तो इन सभी की सहायता से जो हम वो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस। व्हाट इज डाटाबेस? जो हमारा है वो डाटाबेस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन अ रोज, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन अ कॉलम्स, और इट इज़ अ कलेक्शन अरेंज इन अ रो एंड कॉलम। तो ये क्या है हमारा डाटाबेस? क्या ये हमारा जो कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन रोज है? क्या ये हमारा जो कॉलम के अंदर अरेंज किया हुआ डाटा वो है? या फिर हमारा जो कलेक्शन है डाटा का जो रो और कॉलम के अंदर दोनों है? तो ये हमारा जो डाटाबेस है ये हमारा है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम के अंदर जो हमारा डाटाबेस है या फिर अगर हमने कोई वैल्यू पुटअप की है ये हमारा है डाटाबेस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्शन अलाउज यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द डाटा शीट। ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप न्यू टेबल को है वो एंटर करो डायरेक्टली डाटा शीट से? तो इसका जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको क्रिएट टेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। डाटा शीट व्यू के अंदर जब आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको क्रिएट टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो क्रिएट टैब का मतलब होता है क्रिएट टेबल, वहाँ पर जो है आपको उस जो आपका डाटाबेस के अंदर डाटा है उसका जो टेबल होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलना पसंद करेंगे कि क्वेरी इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज। जो क्वेरी होती है एम एस एक्सेस के अंदर उनका उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। हम क्वेरीज का उपयोग डाटा को व्यू करने के लिए कर सकते हैं, चेंज करने के लिए कर सकते हैं, एनालाइज करने के लिए डाटा को कर सकते हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड्स और फॉर्म्स को बनाने के लिए या रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए क्वेरीज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। क्वेरी के बारे में एक बार हम जान लेते हैं कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी और ये जो आपका डाटा है या फिर आपकी जो फॉर्म्स हैं ये हमारी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर की गई है। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। तो क्वेरी क्या होती है? क्वेरी यूजिंग अ क्वेरी मेक्स इट ईजियर टू व्यू, ऐड, डिलीट और चेंज डाटा इन योर एक्सेस डाटाबेस। एक्सेस डाटाबेस के अंदर या फिर डाटाबेस एम एस एक्सेस के अंदर अगर आपने डाटा को व्यू करना है, एडिशन करनी है डाटा में, डिलीट करना है और चेंज करना है डाटा को, तो उसके लिए जो है वो क्वेरीज का उपयोग किया जाता है। फाइंड स्पेसिफिक क्वेरीज डाटा बाय फिल्टरिंग ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी अलग अलग क्वेरी का उपयोग करते हैं डाटा को फिल्टर करने के लिए और कंडीशन वाइज। कैलकुलेट और समराइज डाटा, डाटा को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी क्वेरी का उपयोग करते हैं, और समराइज अगर डाटा को समझना है या फिर समराइज करना है डाटा को तो उसके लिए भी क्वेरी का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेट डाटा मैनेजमेंट टास्क सच एज रिव्यूइंग मोस्ट करंट डाटा ऑन द रिकरिंग बेस। तो अगर हमने डाटा को रिव्यू करना है तो उसके लिए भी जो है वो क्वेरी का उपयोग किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब कि अगर आपने एम एस एक्सेस के अंदर कोई भी फंक्शन देना है, डाटा को देखना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, उसमें जो है वो कोई रिव्यू करना है उसे, या उसमें जो आप मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए जो क्वेरी का उपयोग किया जाएगा। क्वेरी बेसिकली जो होते हैं कितने प्रकार की होती है? तो मेजर जो है वो दो प्रकार की क्वेरी हमें देखने को मिलती है, सिलेक्ट एंड एक्शन। सिलेक्ट का कार्य क्या होता है? टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम टेबल टू मेक कैलकुलेशन। सिलेक्ट करने से आपको मतलब वो समझ गए होंगे कि चुनना, या फिर सिलेक्ट करना, चुनना, या फिर उसे इकट्ठा करना। क्या करना है? रिट्राइव डाटा फ्रॉम टेबल। टेबल से जो है वो डाटा को रिट्राइव किया जाता है और मेक कैलकुलेशन, उसकी जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। एक्शन का मतलब क्या होगा? ऐड, चेंज और डिलीट डाटा, यानी कि डाटा को ऐड करना है वो भी एक एक्शन है। हमने डाटा को ऐड कर लिया, चेंज कर लिया, क्या कर लिया? एक एक्शन करके डाटा को चेंज कर लिया और डाटा को डिलीट कर लिया। ईच टास्क हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी। तो हर एक टास्क का जो होता है वो एक अलग क्वेरी होती है। अब आपने एडिशन करना है उसके लिए अलग क्वेरी का उपयोग किया जाएगा, चेंज करना है उसके लिए अलग क्वेरी का उपयोग किया जाएगा, डिलीट करना है उसके लिए अलग क्वेरी का जो है वो उपयोग किया जाएगा। तो ये हमारी जो है वो डाटाबेस कि जो वो क्वेरी के अंदर मेजर जो क्वेरी टाइप थे उनके एग्जाम्पल थे। आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपके जो किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई सजेशन है, उसे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो उसे जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यूट्यूब में जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब का उसमें दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमें जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई एग्ज़ाम को रद्द मत किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों की मेहनत होती है। बोलना बहुत आसान होता है कि भाई एग्ज़ाम रद्द कर लो, रद्द कर लो, रद्द कर लो। उस एग्ज़ाम को रद्द मत किया जाए। 40 नंबर और 70 या 78 नंबर में भैया फ़र्क होता है। अगर 40 नंबर वाला बंदा ये सोच रहा है कि भैया एग्ज़ाम को दोबारा चेकिंग की जाए उसकी, तो बिल्कुल उसकी सोच सही है। परंतु अगर आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए किसी दूसरे की मेहनत के ऊपर कालिक पोत रहे हो तो ये जेन्युइन चीज़ नहीं है। इस चीज़ को देखा जाए, और कमेंट बॉक्स में लोग मुझे बताएं कि भाई जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी जो टॉपर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि भाई हमारा जो है वो हमारी हर एक डिटेल को चेक किया जाए, हमारा बैंक डिटेल चेक किया जाए, हमारा जो है वो पेपर चेक किए जाएँ, हमारे जो आंसर शीट चेक की जाए, वो एम आर शीट चेक की जाए, एप्लीकेशन नंबर चेक किया जाए, और अगर हो सके पॉसिबल हो जहाँ हमने जिस एग्जामिनेशन हॉल में हमने बैठकर पेपर दिया है वहाँ की CCTV फुटेज को भी खंगाला जाए। और अगर
हम टॉपर्स में कोई धांधली होती है, जिस किसी की भी धांधली होती है, उससे जो है वो उसका कैंडिडेचर है या फिर उसका जो है उम्मीदवारी है वो तुरंत बर्खास्त की जाए, भविष्य काल के लिए, न सिर्फ भविष्य काल के लिए परंतु उसकी पुश्तों के लिए भी जो है वो ख़त्म की जाए कैंडिडेचर उसका। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो आज तक मुझे नहीं लगता है किसी यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, परंतु अगर बात सच्चाई की हो तो वहाँ पर ये दिया जाएगा। प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए अपनी, अब वीडियो जो है वो आपकी तरफ आती रहेंगी और जल्दी जो है हम वो जो अलग टॉपिक्स होते हैं हमारे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म है, एंटिटी होता है हमारा, और जी आपका उसके बाद इनहेरिटेंस होता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप रखिए, मोरल डाउन मत कीजिए, और हाँ, एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट का शत्रु मत बनिए। यूट्यूब में बहुत सारे लोग व्यूज़ डालने के लिए उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि उस एग्ज़ाम में कभी बैठे भी नहीं थे। नामी गिरामी जो आपके पत्रकार चैनल हैं वो भी जो हैं वो उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जाके, जिन्हें इस एग्ज़ाम में ये भी नहीं पता कि भैया कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का एग्ज़ाम था। कोई बोल रहा है 160 नंबर का पेपर था, कोई बोल रहा है 200 नंबर का पेपर था। तो जेन्युइन लोगों का रिव्यू लीजिए। मेरी उन सभी मीडिया हैंडल से रिक्वेस्ट है कि कभी एक ही पक्ष को मत देखा जाए, उन लोगों के भी इंटरव्यू लिए जाएँ भैया जिन्होंने मेहनत की है। सिर्फ उन लोगों को मत पकड़ा जाए जिनका कि उन पोस्ट कोड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आप सभी लोगों को भी जो वीडियो मेरी देख रहा है, प्लीज़ एक बारी सोचिए कि कल को अगर आपके 80 या 82 नंबर होते तो क्या आप खुले दिल से बोल पाते? इंक्वायरी करो, इंक्वायरी के पक्ष में हम सब हैं, खुल के बोल रहे हैं इंक्वायरी करो, डंके की चोट पर बोल रहे हैं इंक्वायरी करो। और अगर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि अगर मेरी इंक्वायरी में या मेरे एग्ज़ाम में या मेरे पेपर में 0.1% का भी लूप होल मिलता है तो भैया उम्मीदवारी तो हटाओ, फांसी दे दो मेरे को। तो ये चीज़, इस चीज़ को लेकर आओ, मेहनत अपनी चालू रखिए, और अगर आप सच हो तो आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। कर्मा सबको वही देता है जो उसने फसल बोई है, वो उसे काटनी ही पड़ेगी। तो कर्मा आपको जो है वो सब कुछ देगा। और वही सब लोग जो सोच रहे हैं कि भाई हम 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गए, तो भैया आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने पास हो। अगर आप हल्की सी और जो है वो प्रिपरेशन कर लोगे तो आप उस एग्ज़ाम को चुटकी में पास कर लोगे। अगर आपका एग्ज़ाम 2 या 3 नंबर से रह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस हर एग्ज़ाम में जो है वो नकल की गई हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। इस चीज़ को देखिए, बजाय वहाँ पर कमेंट करने की या बजाय दूसरे के ऊपर कालिक पोतने की, कि अगर आप हल्की सी और प्रिपरेशन कर लें, बस थोड़ी सी और 0.1% और आप मेहनत कर लें, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप भी जो है वो सिर छाती चोड़ कर वहाँ पर खड़े होंगे। अदरवाइज़ नाकामयाबी का ब्लेम तो दुनिया डालती रही है और आगे भी डालती रहेगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। MS सक्सेस के ऊपर ये भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अपने सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, पर्सनली मैसेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।